जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यूनिवर्स मास्टर सीबुआ के भेजे हुए वनरेबल जाओशी ने लुओ फेंग को जान से मार डाला था, लेकिन इसके बदले में वो खुद भी अरोरा बीम से मारा जाता है। और ये बात फौरन से पूरे के पूरे एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट में आग की तरह फैल जाती है। इसीलिए सभी लोग जल्दी से सीन वाली जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर पड़े हुए लुओ फेंग के ट्रेजर्स को देखते हुए उन सभी की आंखें ललचाने लग गई थी। इसीलिए जब कुछ वॉरियर से रहा नहीं जाता और वो फेंग के ट्रेजर्स को लेने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी अरोरा बीम उन्हें भी मार डालती है। तभी ही फिर हमें देखने को मिलता है कि फैंग अभी भी जिंदा है, बस उसकी ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे फैंग जल्दी से अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से बनाकर सभी लोगों के सामने अपीयर हो गया था। ये देखकर तो वो सब के सभी शॉक्ड रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि फैंग अभी भी सच में जिंदा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसी के साथ फिर आइलैंड मास्टर उन सभी को सुना देते हैं कि अगर किसी ने भी फैंग को मारने की कोशिश की तो हमारा एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट उस पर्सन को नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे उसे दोबारा से जिंदा ही क्यों ना कर लिया जाए, हम उसे ढूंढकर तब तक मारेंगे जब तक कि वो सच में ना मारा जाए। इसके बाद फिर वो उन सभी लोगों को वहां से जाने को कह देते हैं और खुद भी चले गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि वनरेबल जुई गुआंग, जिन्हें इंसेक्ट क्वीन ने भेजा है, वो भी लुओ फेंग को जान से मारना चाहते थे, पर क्योंकि अब वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए बेबस होकर वहाँ से चले जाते हैं। फैंग को इस बात का एहसास हो गया था, इसीलिए जब वो पलट कर फैंग की तरफ देख रहे थे तो फैंग तो अपने हाथ बांधे उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, बी लाइक आ जाओ अगर तुम्हें भी अपना हाथ आजमाना है तो। पर वनरेबल जुई गुआंग तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें स्काई वुल्फ क्लैन के यूनिवर्स मास्टर ओवरलॉर्ड सीबुआ को दिखाया जाता है, जिनके पास उनका एक डीमन स्पाई आकर बता रहा होता है, हमने अपने एक यूनिवर्स वनरेबल की जान को खो दिया, लेकिन फिर भी हम ब्लेड रिवर किंग को हल्का सा भी इंजर्ड नहीं कर सके। इस पर ओवरलॉर्ड सीबुआ उससे कहते हैं, तुम्हारा अगला कदम क्या है, क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है। जिस पर वो स्पाई उनसे कहता है कि एंसेस्ट्रल गॉड सेट की तरफ से जो सभी लोगों को धमकी दी गई है कि अगर किसी ने लुओ फेंग को जान से मारने की कोशिश की तो हम उसे तब तक असैसिनेट करेंगे जब तक कि वो सच में जान से न मारा जाए। इससे तो हमारे डीमन अलायंस के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। इसकी ये बातें सुनकर तो वो लॉर्ड सीबुआ का खून खोल रहा होता है और वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, मेरी आंखों में रड़कता हुआ ये कंकड़ मैं इसे डेफिनेटली बाहर निकाल फेंकूंगा। इतना कहने के बाद वो बहुत जोर से रोर करते हैं। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग के रेजिडेंस का सीन, जहां पर वो अभी अपने रेजिडेंस के अंदर बैठकर ध्यान लगाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। जहां अब अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने के बाद फिर फेंग हमें बताता है, मैंने अब सक्सेसफुली 7 बीस्ट गॉड स्लोथरिंग स्टाइल की 3rd स्टेज को मास्टर कर लिया है और साथ ही क्योटिक गोल्डन विंग्स की 2nd फॉर्म को भी। लेकिन अब क्योंकि मेरा नेम यूनिवर्स में हर तरफ फैल चुका है, साथ ही मेरा क्लोन टैलेंट भी सभी के सामने पब्लिकली एक्सपोज्ड हो गया। जहां तक अभी मैं जान पाया हूं तो मैं 3 पीक रेसिस का असैसिनेशन टारगेट बन गया हूं और वो मुझे किसी भी हाल में मारना चाहते हैं। इसलिए मेरी ये इम्प्रूवमेंट्स अभी भी मेरी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए काफी नहीं है। मैं तेजी से और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट मेथड है अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 3rd क्लोन को क्रिएट करना। ये सब कुछ सोच लेने के बाद फिर फैंग अपने सामने एक विंडो ओपन करके सर्च करते हुए अपने मन में दोबारा से कहता है, एंसेस्ट्रल गॉड सेट का ये सीक्रेट रियल्म यूनिवर्स का हाईएस्ट लेवल सीक्रेट रियल्म है। यहाँ पर यूनिवर्स की सबसे ज्यादा स्पेशल लाइफ फॉर्म्स इकट्ठा होती हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी पावरफुल स्पेशल लाइफ फॉर्म के बॉडी मटेरियल्स को हासिल कर लूं तो मैं उससे अपना 3rd क्लोन बना सकूंगा। इतना सोच लेने के बाद फिर फैंग अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए निकल पड़ता है, जहां पर वो टेलीपोर्टेशन फाउंटेन से होता हुआ एंसेस्ट्रल गॉड सेट के सीक्रेट रियल्म में आ जाता है और फिर अपनी मूषा क्लोन बॉडी को निकालते हुए उसे यहाँ पर स्पेशल लाइफ फॉर्म्स की बॉडीज की सर्च के लिए भेज देता है। अपनी इस जर्नी के दौरान उसका सामना काफी सारी अजीब चीजों से हो रहा था, जो देखते हुए वो वाता कहती है, ये एंसेस्ट्रल गॉड सेट सीक्रेट रियल्म देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बट इन रियलिटी ये सबसे ज्यादा डेंजरस सीक्रेट रियल्म में से एक है। इवन एक यूनिवर्स मास्टर भी यहाँ पर हमेशा के लिए फंस सकता है। लुओ फेंग, अगर तुम एक्सीडेंटली मारे गए तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा। फेंग अपने सामने आने वाले सभी खतरों का सामना करते हुए उनसे बचते बचाते फ्लाई करता हुआ जा रहा था और साथ ही साथ वो वाता की इस बात का आंसर करते हुए उससे कहता है, अगर मैं इन खतरों से डर कर इन्हें अवॉइड करता रहूंगा तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब एलियन रेस के स्पाइस मुझे दोबारा ढूंढ लेंगे और तब मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा और उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाऊंगा। इस पर तो वो वाता भी कुछ नहीं कह पाती। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग के सफर के दौरान उसका सामना काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ भी हो रहा था, लेकिन वो अपनी फास्ट स्पीड के साथ इन सभी को अवॉइड करके बचता
जा रहा होता है। और अब फिर काफी लंबे समय के बाद उसे यहाँ पर इस सीक्रेट रियाल में एक ऐसी अनोखी चीज मिलती है जिसे देखकर फैंग खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैंने यहाँ इस सीक्रेट रियाल के अंदर एक स्पेशल लाइफ फॉर्म को ढूंढ लिया जो मेरा थर्ड क्लोन बनने के लिए बहुत सूटेबल है। फैंग के इतना कहते साथ ही हमें देखने को मिलता है कि ये लाइफ फॉर्म तो एक ग्रुप ऑफ ट्रीज है जो गोल्डन कलर की एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं। इनके बारे में मालूम होते साथ ही फैंग ने तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था कि तभी अचानक से उसके रास्ते में एक काफी बड़े साइज का वर्म होल ओपन हो जाता है जिसकी सक्शन फोर्स इतनी ज्यादा थी कि फैंग उसके सामने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसके अंदर खींचा चला गया था। अब फिर हमें देखने को मिलता है कि वो वर्म होल फैंग को एक दूसरी जगह पर बहुत जोर के साथ पटक के मारता है। ये जोर का झटका खाने के बाद अब फैंग खुद को संभालते हुए कहता है, ये जगह वाकई बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर उसने फ्लाई करते हुए इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ अपने मन में कहता भी है, पर इसके बावजूद भी ये काफी शांत है। इसके बाद फिर वो और भी तेजी के साथ फ्लाई करते हुए आगे बढ़ने लग गया था कि तभी अचानक से उसे कोई सेंस होता है और फैंग को नजर आता है कि उसके सामने तो एक अनोखा ट्रेजर है। इस पर तो वो वाता भी फौरन से उसके सामने अपीयर होते हुए कहती है, हाँ ये सच में ट्रेजर ही है। और फिर वो जल्दी से उस ट्रेजर के करीब आकर उसे अच्छी तरह से चेक करने लगती है कि आखिर ये है क्या चीज। वो वाता यहाँ पर इस ट्रेजर के बारे में मालूम करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी यहाँ पर फैंग की बॉडी के साथ कुछ अजीब होने लग गया था। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि स्पेस ओरिजिन लॉ ने उसकी बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया है। वो इसे फील करते हुए अपने मन में कहता है, ये क्रिस्टल बॉल एक्चुअली मेरी मूशा क्लोन बॉडी के कोर क्रिस्टल के साथ मेल खा रहा है और इसके अंदर से निकलने वाली लो पावर्स लगातार मेरे कोर क्रिस्टल के अंदर बहती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फैंग को इसकी वजह से काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। बुबाता फैंग की इस बात को सुन लेती है, इसीलिए वो भी अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा फास्ट करते हुए जल्दी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए लुओ फैंग को बताना शुरू करती है। देखो, यहाँ नीचे मौजूद ये जगह पानी के पूल की तरह लग रही है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा लो पावर का सोर्स है और इसके अंदर से निकल रही एनर्जी कंटिन्यूसली क्रिस्टल बॉल की तरफ जाकर उसके अंदर इकट्ठा हो रही है। इस तरह के अजीब फिनोमिना के अंदर क्रिएट होने वाली ये चीज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक स्पेस हार्ट है। वो बाता फैंग को ये काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बता रही थी, जो सुनकर फैंग हैरानी के साथ कहता है, स्पेस हार्ट? तो वो बात एक और विंडो ओपन करते हुए फैंग को इस बारे में डिटेल में बताते हुए कहती है, एक स्पेस हार्ट के अंदर ओरिजिन लॉ की पावर्स बहुत ही ज्यादा होती हैं और इस स्पेस हार्ट को फुली मैच्योर होने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और ये तुम्हारी मूशा बॉडी क्लोन के साथ रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारी मूशा बॉडी पूरी तरह से स्पेस लॉ को ही स्टडी कर रही है और उसमें ही महारत रखती है। यही वजह है कि अभी स्पेस हार्ट की एनर्जी कंटिन्यूसली तुम्हारे कोर क्रिस्टल के अंदर फ्लो होते हुए इकट्ठा हो रही है, जिसका मतलब है कि तुम इसके लिए हाईली कॉम्पैटिबल हो। फैंग अभी इसके बारे में ये सब कुछ जानकर स्पेस हार्ट की एनर्जी को फील करते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से उसके ऊपर किसी का अटैक हो जाता है और वो बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है, ये स्पेस हार्ट मेरा है, इसे यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत। उस अननोन पर्सन का वो अटैक फैंग को हिट तो हो गया था, पर इससे फैंग के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी मूशा बॉडी के चलते उससे कम्प्लीटली सेफ था। इसीलिए जल्दी से वहां से फ्लाई करते हुए दूर जाते हुए अपने मन में कहता है, इस पर्सन ने तो साइलेंटली मेरे करीब आकर मुझ पर अटैक भी कर दिया और इस बारे में मुझे एहसास भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि एलियन रेस का ये मेंबर एटलीस्ट यूनिवर्स वल्नरेबल लेवल का होगा। इतना कहते साथ ही फैंग इस जगह से बाहर आकर अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से किसी को कोई मैसेज सेंड करने ही वाला था कि तभी वो पर्सन फैंग के पीछे अपीयर होते हुए उसके ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारी सोल मेरी इस अटैक से जरा सी भी इफेक्ट नहीं हुई? अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वो सिर्फ अपनी उंगली से ही एनर्जी को रिलीज करते हुए फैंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम से हमला कर देता है, जिसे फैंग डॉज नहीं कर पाता और अपने रिस्ट को सामने करते हुए ब्लॉक करने लग गया था और इसी के चलते फैंग का रिस्ट डिवाइस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम भी यहाँ पर देख पाते हैं कि इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा थी। इससे हिट होने की वजह से फैंग बुरी तरह से गोल गोल घूमते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया गया था, पर वो जल्दी से खुद को संभालते हुए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए इस पर्सन से दूर जाना शुरू कर देता है, जैसा कि फैंग ने लास्ट टाइम वल्नरेबल ब्लू सोल के साथ किया था। पर उसकी ये टेक्निक यहाँ पर काम नहीं आती क्योंकि ये वल्नरेबल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो फैंग के सामने अपीयर होते हुए फैंग को अपने टेंटिकल्स में जकड़ चुका था और उसके ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि इस तरह तुम यहाँ से बचकर भाग सकोगे? इतना कहते हुए वो फैंग की बॉडी को बुरी तरह से जकड़ते हुए कुचलने लग गया था। इस पर तो फैंग अब गुस्से में ही अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर मेरे ट्रेजर्स को चुरा सकते हो? इतना कहते हुए फैंग अपने अंदर से डेडलिएस्ट ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगा। ये सुनते साथ ही वो वल्नरेबल फौरन से लुओ फैंग को दूर भटकते हुए कहता है, मैं अभी 5 कलर अरोरा बीम से बहुत दूर हूँ।
तुम्हारे ऐसा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहते साथ ही वो जल्दी से अपने आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, अब भले ही तुम सक्सेसफुली खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर लो, पर तुम मेरी इस डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्शन को नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारा ग्लोरी वर्ल्ड कनेक्शन डिवाइस भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से इन्फॉर्मेशन को भी बाहर नहीं भेज सकोगे। तुम्हारे सर्वाइवल का एक आखिरी चांस भी अब जा चुका है। ये कहते साथ ही वो अपने एक और नए अटैक को रेडी करते हुए फैंग के ऊपर रिलीज करने के लिए तैयार हो चुका था। तभी हम यहाँ फैंग को देख पाते हैं, जो कि उसके हाथों से पटके जाने के बाद खुद को काफी मुश्किल से संभाल रहा होता है और उसकी ये बात सुनकर अब मुस्कुराते हुए खड़े होकर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कम्युनिकेशन के और मेथड्स नहीं हैं? मेरे दूसरे क्लोन्स अभी भी अपने डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और जब मैं ऐसा करूंगा तो बाकी सभी रेसिस के भी पावरफुल एक्सपर्ट स्पेस हार्ट की लोकेशन के बारे में जान जाएंगे और फिर तुम डेफिनेटली इसे कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। फैंग ये काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोल रहा था, इसलिए वो पर्सन अपने अटैक को होल्ड करते हुए पूरी तरह से फिनिश कर देता है और फिर फैंग से कहता है, तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर फैंग अपने मन में सोचते हुए बोल रहा था, अभी के लिए मेरे एनिमी की स्ट्रेंथ मुझसे काफी ज्यादा है और स्पेस हार्ट की एनर्जी कंटिन्यूसली मेरे लाइफ कोर क्रिस्टल के अंदर आकर इकट्ठा हो रही है। अभी के लिए इसे डिले करना मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इतना सोचने के बाद फिर फैंग उससे कहना शुरू करता है, मेरी जिंदगी और मौत अभी तुम्हारे हाथों में है। चाहे अभी अगर तुम मुझे चुप रहने के लिए कोई ट्रेजर भी ऑफर कर दो, तो भी मुझे डर है कि जैसे ही तुम्हें स्पेस हार्ट मिल जाएगा तो तुम मुझे फौरी तौर पर जान से मार डालोगे। आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? इस पर तो वो पावरफुल एक्सपर्ट अब लुओ फैंग से कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर बताओ कि तुम्हारी कंडीशंस क्या है, तुम क्या चाहते हो? इस पर फैंग हैरान होते हुए कहता है, मुझे सोचने दो। ये बोलकर फैंग काफी देर तक खामोशी से सोचने के बाद फिर कहता है, मुझे स्पेस हार्ट को हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता और अब मैं नहीं जानता कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूं कि तुम मुझे नहीं मारोगे। फैंग की ये बात सुनकर वो वनरेबल कहता है, तो फिर ठीक है। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता तभी उसे स्पेस हार्ट के अंदर से कुछ पावर फ्लक्चुएशंस फील होती हैं और फिर वो जैसे ही पलटकर उसकी तरफ देखता है तो खुश होते हुए कहता है, स्पेस हार्ट के आसपास में जो स्पेशल रिफ्ट गायब हो रही हैं, ये अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। फाइनली ये अब तैयार हो गया। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसते हुए फिर से कहता है, 3000 एराज। मेरा रोजाना यहाँ आकर इसका ख्याल रखना बेकार नहीं गया। ये स्पेस हार्ट मेरा है। ये कहते हुए वो खुश हो ही रहा था कि तभी हमें देखने को मिलता है कि ये स्पेस हार्ट और फैंग का कोर क्रिस्टल पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुके हैं। ऐसा होते साथ ही उस स्पेस हार्ट के ऊपर अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनने लग गए थे और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा लाइट एमिट करते हुए चमकने लगता है, जिसकी वजह से तो ये वनरेबल भी उसे देख नहीं पाता और हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फैंग को ये समझ आ गया था, इसलिए वो कहता है, इसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो गई है और ऐसा लगता है कि ये इसका फाइनल फ्लिकर है, इसके पूरी तरह से खत्म होने से पहले। जबकि वो वनरेबल जो इसके अंदर से निकल रही रोशनी की तरफ देख नहीं पा रहा होता और अपनी आंखों के सामने हाथ किए हुए अपने मन ही मन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये इसके रीबर्थ से पहले की डिस्ट्रक्शन हो? तब इतने में ही फैंग उससे कहता है, तुम इस स्पेस हार्ट को देखते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही फैंग फौरन से वहाँ से जाना शुरू कर देता है। अभी तक तो इस वनरेबल को भी सब कुछ सही लग रहा था, इसीलिए वो फैंग को जाते हुए देखकर जरा सा भी पैनिक नहीं करता और उसके जाने के बाद फिर कहता है, चले जाओ, वैसे भी अब फर्क नहीं पड़ता, ये स्पेस हार्ट पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। अब चाहे ये इसके बारे में किसी को बता भी दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। वो वनरेबल ये कहते हुए खुश हो रहा था कि तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने में जो स्पेस हार्ट एकदम से ब्लास्ट हो गया था। उसके अंदर से इस तरह से इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर ये वनरेबल चौंक होते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, वो स्पेस हार्ट ऐसे ही बिला वजह शैटर कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो तेजी से इधर उधर भागते हुए उस स्पेस हार्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। क्या ये हो सकता है कि वो इनहेरिटर कोई स्पेशल रिएक्शन ट्रिगर करके 5 कलर अरोरा लेक में इंटर हो गया हो? इवन अगर वो अरोरा लेक में भागकर चला भी गया, पर फिर भी ये स्पेशल रिफ्ट के डिसअपीयर होने के बाद हुआ था और स्पेस हार्ट तो तब तक फुली मैच्योर्ड हो चुका था। फिर आखिर ये शैटर कैसे हो सकता है? ये कहते हुए उस वॉरियर को समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार यही कहते जा रहा होता है और पगलाते हुए गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि इस पानी के पूल की गहराइयों में जा रहा होता है और एक पोर्टल के अंदर से होता हुआ कहीं दूर स्पेस में पहुंच जाता है। और यहाँ पहुंचते साथ ही वो पहले तो बड़े गौर के साथ अपने आसपास मौजूद खतरे को भांपने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे यहाँ पर कोई भी खतरा महसूस नहीं होता तो वो रिलैक्स हो गया था। इसी के साथ वो बाता वहाँ पर उसके पास अपीयर होते हुए उससे कहती
कहती है, लकीली तुमने उस यूनिवर्स वनरेबल को बातों में उलझाकर टाइम को डिले करते हुए स्पेस हार्ट की जमा हुई सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए काफी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। स्पेस हार्ट की पावर्स की वजह से अब तुम्हारी मूशा क्लोन बॉडी की स्ट्रेंथ वर्ल्ड मास्टर लेवल के 100 टाइम्स से भी ज्यादा हो चुकी है। जब वो बात इतना कहती है तो फैंग अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट भी करता है और हमें देखने को मिलता है कि उसने तो वहां पर यूनिवर्स के अंदर एक काफी बड़ा होल क्रिएट कर दिया था और वहां का स्पेस एंड टाइम भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। फिर वो बात आगे बताती है, तुम्हें पता है तुम्हारे गोल्डन और बीस्ट क्लोन की स्ट्रेंथ सिर्फ 10 टाइम्स है। इस पर फैंग उससे कहता है, ना सिर्फ स्ट्रेंथ बल्कि मैंने एक न्यू स्पेशल एबिलिटी टेक्निक को भी समझ लिया है, डोमेन। इसी के साथ हमें फैंग की इस न्यू एबिलिटी का एक नमूना देखने को मिलता है, जिसमें फैंग अपने इस डोमेन को फैलाते हुए वोबाता से कहता है, मुझे कसकर पकड़ लो। जैसे वोबाता फैंग को कसकर पकड़ती है तो अपने आसपास हो रही चीजों को देखकर वो भी हैरान रह गई थी, और जो कुछ वोबाता देख पा रही होती है वो सब कुछ हम भी देख पा रहे होते हैं। जो नज़ारा कितना ज़्यादा ऑसम है ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि फैंग इस वक्त स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। उसके सिर्फ एक कदम चलने से ही वो कई 100,000 किलोमीटर को क्रॉस कर देता है। इसी के साथ साथ वो वोबाता को बताता भी है, मैं 10,000 किलोमीटर के डोमेन रेडियस को इंस्टेंटली अपने 10,000 किलोमीटर की लॉन्ग स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और फिर मैं अपने इस डोमेन के अंदर जिस भी पोजीशन पर चाहूँ एट अ टाइम अपीयर हो सकता हूँ। हमें यहाँ पर विजुअल्स के थ्रू यह सब कुछ दिखाया भी जाता है, जो देखकर वो बाता तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। अब इस सब के बाद फिर फैंग की मूशा बॉडी और उसकी रियल बॉडी आपस में मिलते हैं और फैंग अपनी मूशा बॉडी से कहता है, अब हम फाइनली अपने ओरिजिनल प्लान पर वापस लौट सकते हैं, थर्ड क्लोन को ढूंढो, चलो चलते हैं। इसी के साथ फैंग अपनी स्मूशा बॉडी की टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में अलग अलग जगह पर तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए अपने थर्ड क्लोन की लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके करीब पहुंचकर वो एक बार फिर से अपनी ह्यूमन बॉडी को बाहर निकालते हुए इस यूनिवर्स को देखता है और अब फिर मूशा बॉडी ह्यूमन बॉडी को कहती है, तो फिर ठीक है, मैं अपनी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ वो चलने लगता है और उसके एक कदम चलने से ही हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो कई हजार किलोमीटर को क्रॉस कर जा रहा था और ये नजारा सच में देखने लायक होता है और फैंग पलक झपकने की स्पीड से ही उस वर्ल्ड ट्री के करीब पहुंच चुका होता है, जो कि अब उसका थर्ड क्लोन बनने वाला था। अब फैंग अपने सामने मौजूद इन गोल्डन ट्रीज के ग्रुप को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस जगह को कहा जाता है 9 डार्कनेस स्पेस टाइम। मेरा गोल है इनमें से वर्ल्ड ट्री की लोकेशन को ढूंढना। अगर ये वर्ल्ड ट्री मेरा थर्ड क्लोन बन जाता है तो मुझे इसकी 3 एडवांटेजेस मिलेंगी। पहली, इसकी स्पेस और टाइम को मास्टर करने की इननेट एबिलिटी। दूसरी, इसका मैसिव साइज, ये अपने अंदर बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी को स्टोर कर सकता है। यहाँ हमें कंपैरिजन में देखने को भी मिलता है कि इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। इसके सामने प्लैनेट्स तो छोटे छोटे पत्थर की तरह लग रहे थे। और इसकी थर्ड एबिलिटी, ये मेरे डिवाइन किंगडम को स्ट्रेंथन करेगा, जिससे मैं एक्सटर्नल एनिमीज के हमलों से बचा रहूंगा। इतना सोच लेने के बाद फिर फैंग उस वर्ल्ड ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर तभी अचानक से ही उसके ऊपर हमला हो गया था और हमें देखने को मिलता है कि ये तो कुछ फियर्स प्लांट टाइम मॉन्स्टर्स हैं। इससे पहले कि वो फैंग को खा पाते, फैंग फौरन से ही टेलीपोर्ट होते हुए दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है, इस आइलैंड पर मौजूद ये लिविंग प्लांट्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हैं, इसलिए पहले मुझे इनकी नजरों से बचकर इन्हें चकमा देने का कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं वर्ल्ड ट्री के सामने पहुंच सकूं। तभी हम भी यहाँ पर देख पाते हैं कि ये प्लांट्स सच में कितने ज्यादा बड़े, पावरफुल और अग्रेसिव हैं। साथ ही यहाँ पर हमें इनके अंदर लटके हुए कुछ वॉरियर्स की डेड बॉडीज को भी दिखाया जाता है, जिससे कि इन सभी फ्लावर टाइप प्लांट भी इसने ऐसे टांग रखा होता है जैसे कि ये इनके लिए ट्रॉफीज हों। फैंग की थोड़ी देर तक उन प्लांट्स को नोटिस करने पर उसे मालूम हो जाता है कि ये उनके आसपास मौजूद कॉटन फ्लावर्स को कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए फैंग भी अपनी मूशा बॉडी को कॉटन फ्लावर में ट्रांसफॉर्म करते हुए उनके नजदीक से होते हुए वर्ल्ड ट्री की तरफ आगे बढ़ने लग गया था। पर अब क्योंकि ये कॉटन फ्लावर हवा के बहाव से आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड में उन वर्ल्ड ट्रीज की तरफ आगे जा रहा था और इसी के चलते हमें देखने को मिलता है कि फैंग की रियल बॉडी यहाँ पर अपने सामने विंडो में बस इसे ही देखते जा रही थी कि ये कब वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचे और फैंग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही फूंक मार रहा था कि ये जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए, जो नज़ारा सच में फनी था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते 5 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी एक कॉटन फ्लावर उन वर्ल्ड ट्रीज के पास नहीं पहुंचा। इससे तो फैंग का भी दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, क्योंकि अभी तक इस कॉटन फ्लावर ने 5 महीने में बस आधा रास्ता ही कवर किया है। तो फैंग अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ये बहुत ज्यादा स्लो है, ये इतना ज्यादा स्लो क्यों जा रहा है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। इस वक्त तक तो फैंग की पेशेंस की लिमिट भी क्रॉस हो चुकी होती है और वो बात जब अपनी नींद लेने के बाद वापस आकर फैंग से उसका हालचाल पूछती है तो उसे फैंग का ये रूप देखकर एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो भी घबरा गई थी। फिर डरते हुए थरथराने लग गई थी,
क्योंकि यहाँ पर हम भी देख पाते हैं कि फैंग इस कदर गुस्से में है कि उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसका फोकस सिर्फ एक ही जगह है कि ये किसी भी तरह से मेरा ये कॉटन फ्लावर उस वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच जाए। और फिर जब फाइनली काफी लंबे अरसे के बाद फैंग का वो कॉटन फ्लावर उस वर्ल्ड ट्री के करीब पहुंचता है तो उसे वहां पर नजर आता है कि कोई भी पत्ता यहाँ पर नीचे नहीं गिरा हुआ। ये देखकर तो फैंग अब बोबाता को ही पकड़कर उसे झिंझोरते हुए कहता है, यहाँ पर तो इस वर्ल्ड ट्री का कोई भी पत्ता नहीं गिरा हुआ। अब फिर फैंग बोबाता को छोड़ देता है, जिससे बोबाता तो चक्कर खाकर वहां पर गिरने लगती है। पर अटूका ये देखकर मजे ले रही थी और जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंस रही होती है, इसलिए बोबाता फौरन से उसको भी गले से पकड़ते हुए अपने पास ले जाते हुए कहती, रुक जा, तुझे तो मैं मजा सिखाती हूँ। इधर फैंग निराश होते हुए कहता है, अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे खुद ही इस वर्ल्ड ट्री से सैंपल तोड़ना होगा। ये कहते हुए फैंग अपनी मूशा बॉडी को फिर से ट्रांसफॉर्म करते हुए उस वर्ल्ड ट्री की शाख को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और जब वो ऐसा कर रहा था तो इसमें काफी ज्यादा जोर लग रहा होता है, जो देखकर तो यहाँ पर लुओ फैंग की रियल बॉडी और बोबाता उसे चेयर कर रहे होते हैं, उसे खींच लो, जल्दी से उसे तोड़ लो। पर इससे पहले कि फैंग की मूशा बॉडी उस वर्ल्ड ट्री से पत्ते को तोड़ पाती, उसके इतना ज्यादा जोर लगाने की वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्री हिल रहा था, जिसकी वजह से अब उस वर्ल्ड ट्री की आंख खुल गई थी और वो गुस्से में कहता है, डैम एलियन रेस मेंबर। और फिर वो वर्ल्ड ट्री फैंग की मूशा बॉडी को इस तरह से मार देता है जैसे हम किसी मच्छर को मारते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि उसे मारने पर तो इस वर्ल्ड ट्री को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि फैंग की मूशा बॉडी और उसका कोर क्रिस्टल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वर्ल्ड ट्री कितना ज्यादा जाइंट और पावरफुल है। फैंग की रियल बॉडी भी ये देखकर निराश होते हुए कहती है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मुझे फाइट बैक करने का इवन एक चांस भी नहीं दिया और उससे पहले ही मार डाला। ये वर्ल्ड ट्री, हालांकि ये अभी सिर्फ वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है, पर ये ऑलरेडी किंग लेवल की स्ट्रेंथ रखता है। अकेला मूशा क्लोन इसका सामना करने के लिए काफी नहीं है, अब मुझे एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। इतना कहते हुए फैंग अपने गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और एक बार फिर से अपनी मूशा बॉडी को ये देकर उसे वर्ल्ड ट्री की तरफ भेजता है। फिर हमें फैंग के स्ट्रगल के पार्ट को स्किप करते हुए दिखाया जाता है कि एक बार फिर से फैंग की मूशा बॉडी वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच चुकी है। यहाँ पहुंचकर वो अपने इस फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को बाहर निकाल कर देखते हुए कहती है, ये फ्लेम गॉड सोर्स क्रिस्टल एक अनडाइंग मार्क्यूस लेवल के वॉरियर को मारने के लिए काफी है, और ये वर्ल्ड ट्री तो सिर्फ अभी वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है और ये अपनी गोल्डी डिवाइन बॉडी को भी बर्न नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली मेरे इस गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल के सामने नहीं टिक पाएगा। इतना कहने के बाद फिर फैंग फौरन से उस वर्ल्ड ट्री के करीब टेलीपोर्ट होते हुए तेजी से अपने फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, अब इसका सामना करके दिखाओ। और अब फिर जैसे ही फैंग का ये गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल उस ट्री के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है तो हमें करीब से तो देखने को मिलता है कि इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जब हमें दूर से दिखाया जाता है तो ये इस जाइंट पेड़ के लिए सिर्फ ऐसा था जैसे कि किसी बच्चे ने एक छोटा पटाखा फोड़ा हो। फैंग के इस पेड़ के अंदर अपने इतने ज्यादा पावरफुल फायर सोर्स गोल्ड क्रिस्टल को डेटोनेट करने के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि उसमें से सिर्फ उसके कुछ लीव्स ही नीचे गिरते हैं, और इतने में ही उस पेड़ ने फौरन से अपने आप को हील करना भी शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसके वो सभी पत्ते जो कि उसमें से टूटकर नीचे गिर रहे हैं वो सारे के सारे वापस जाते हुए दोबारा से उसकी बॉडी के साथ ही जुड़ने लग गए थे। और तभी उस पेड़ की कॉन्शियसनेस भी अपने फादर को शिकायत करते हुए कहती है, पापा, एलियन रेस के इस मेंबर ने बिना किसी वजह के मेरे लीव्स और मेरे ब्रांचेस को नुकसान पहुंचाया है। वहीं इधर हम फैंग को देख पाते हैं जो कि इस वर्ल्ड ट्री के कुछ लीव्स और एक ब्रांच को पकड़कर खुश होते हुए कहता है, अब मुझे रॉ मटेरियल्स मिल चुके हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। फैंग पीछे की तरफ पलटते हुए वहां से टेलीपोर्ट होने ही वाला होता है कि तभी उस वर्ल्ड मास्टर लेवल वर्ल्ड ट्री के फादर फैंग के ऊपर अपनी स्पेस एंड टाइम एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे कहता है, रुको। इसकी वजह से तो फैंग वहीं पर फ्रीज हो गया था और इवन फैंग के हार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। फैंग यूं स्टक हुआ अपने मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है मेरे सराउंडिंग का स्पेस और टाइम फ्रीज हो गया है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। क्या हो सकता है कि ये कहते हुए फैंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके यहाँ से निकल पाए। तभी वो वर्ल्ड मास्टर लेवल की वर्ल्ड ट्री अपने फादर से कहती है, फादर फादर मैं खुद इसे मारना चाहती हूँ। तभी इधर वो जाइंट ट्री फैंग से कहता है, जो कोई भी मेरे डिसेंडेंट्स को इंजर्ड करने की जुर्रत करेगा मैं उन्हें बिना किसी रहम के मार डालूंगा। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि फैंग की मूशा बॉडी एक बार फिर से अपनी जान से हाथ धो बैठती है। तभी यहाँ पर उस वर्ल्ड मास्टर ट्री का भाई उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ओ मेरी बेचारी बहना, देखो उस एलियन रेस के मेंबर ने तुम्हारे कितने सारे ब्रांचेस और पत्तों को गिरा दिया। अगर फादर यहाँ पर नहीं होते तो वो एलियन रेस का मेंबर तो यहाँ से कब का भाग चुका होता। ये कहते हुए वो उस पर काफी ज्यादा हंस रहा था। तभी उसका फादर उससे भी कहता है, जियाओ की उस एलियन रेस के मेंबर का एस्केप मेथड सच में इम्प्रेसिव था। टेलीपोर्टेशन और डिसअपेयर होने से स्पेशुअल फ्लक्चुएशन जरा सी भी ट्रिगर नहीं होती। अगर हम उस एलियन रेस के मेंबर को यहाँ से भागने देते तो फिर
उसे दोबारा ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। उसने तुम्हारी सिस्टर को इंजर्ड किया है, तुम्हें उसे संभालना चाहिए था और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। और किकी, उसने तुम्हें इंजर्ड किया, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करते हुए उसे मार डाला। क्या ये अच्छा नहीं है? इस पर किकी कहती है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं खुद उसे मारना चाहती थी। इस पर उसके फादर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें अननाइंग लेवल तक पहुंचने के लिए अपने बड़े बहन भाइयों की तरह कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि फिर कोई भी एलियन रेस का मेंबर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। हमें पता चलता है कि असल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड ट्री की हाइट 5.9 बिलियन किलोमीटर्स है। इसी के साथ उनका सीन कट हो जाता है और इधर हमें फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मूशा बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद एक बार फिर से कहता है, मैं डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड ट्री बनूंगा। मैंने सुना है कि यूनिवर्स वनरेबल लेवल पर इसकी कॉम्बैट पावर एक यूनिवर्स मास्टर के बराबर होती है। और जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, इसने सिर्फ एक झटके में मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये वर्ल्ड ट्री जरूर अलर्ट पर होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? काफी देर तक सीरियस रहने पर भी जब फैंग को कोई भी आइडिया नहीं आता तो वो इरिटेट होते हुए अपना सर पकड़कर मचलते हुए कहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड ट्री, इतने ज्यादा हाई स्टेटस के बावजूद भी तुम मुझसे क्यों बॉदर हो रहे हो? ये सीन तो सच में बहुत ज्यादा मजे का होता है। इसके बाद फिर फैंग एक बार फिर से रिलैक्स होते हुए सोचते हुए कहता है, एक या दो पत्ते और ब्रांचेस तो तुम्हारे लिए ऐसे हैं जैसे कि ओशन में से एक ड्रॉप पानी ले लेना, तो तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी तुमने इसके लिए एक्शन लिया, क्या इससे तुम्हारा स्टेटस गिर नहीं जाएगा? फैंग यहाँ पर इस तरह से इरिटेट हो रहा होता है, जबकि वहीं पीछे हम देखते हैं कि वो बाता और टोका तो अपनी ही मस्तियों में लगी हुई थी। और अब फिर शांत होने के बाद फैंग एक बार फिर से ट्राई करना शुरू करता है। उसकी मूशा बॉडी कॉटन फ्लावर बनकर इन वर्ल्ड ट्री के करीब पहुंच रही होती है और साथ ही साथ फैंग यहाँ पर कहता है, अब 2 बार फेल होने के बाद मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड ट्री के अटैक मेथड को तो समझ चुका हूँ। अब मैं इससे बचकर रहने का इंतजाम पहले से ही करके रखूंगा और अब मैं कोई गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये कहते हुए फैंग स्माइल करता है।